गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? बुक में से पढ़ा था ना? हम्म, यूनिट 1 कंप्लीट रीड कर ली थी। ठीक है, यूनिट 2 पढ़नी है ना? यूनिट 2 की बजाय यूनिट 3 पे आओ पहले। हमारा एक ऐसे था, ऐसे 315 नोट्स में जो हमने किया था, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। उसमें एक लाइन क्या थी? असेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, हाँ, एनवायरमेंट, एंटिटी, बिजनेस, क्लाइंट, कुछ ही बोल लो। तो एसए 315 का नाम क्या है? सबसे पहले तो देखो, इस एसए का नाम क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ये बताता है कि ऑडिटर को क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग लेनी है किस चीज की? अब देखो, बिजनेस और बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब क्या है भाई? कौन सी इंडस्ट्री में फॉल करते हो तुम? क्योंकि जैसे इंडस्ट्री की कंपनी हो तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अलग लॉज होते हैं, उसके अलग से रेगुलेशंस होते हैं, उनकी खुद की अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है। ठीक बात है। रेलिवेंट इंडस्ट्री फैक्टर, अब इंडस्ट्री किसको हम बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म। ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म, वो सिमिलर आपस में क्या करती है? कंपीट करती है। उनको हम कॉम्पिटिटर भी कह सकते हैं। वो सारे के सारे क्या सेलर्स है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें इंडस्ट्री लेना है, एस्टिमेट करना है, सच एज कंपिटिटिव एनवायरमेंट कैसा है। अब देखो, एक चैप्टर 1 जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक पॉइंट आया था कि ऑडिट जो है ना, वो एक काफी सारे सब्जेक्ट से आपस में लिंक्ड होती है, डाइवर्स सब्जेक्ट से, जिसमें एक टॉपिक क्या था? इकोनॉमिक्स। अब एक बात बताऊं, मान लो आप एक ऐसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो जो हाईली कंपिटिटिव एनवायरमेंट में ऑपरेट हो रही है, और अगर उस कंपनी का, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है बॉस। क्योंकि इकोनॉमिक रूल क्या कहता है? अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो तुम्हारी फर्म जो है, तुम्हारा बिजनेस जो है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। बट अगर उसमें नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट ज्यादा दिखाया जा रहा है। सप्लायर कौन है, कस्टमर कौन है? इन सब से मिलकर इंडस्ट्री बनती है। रिलेशन, और उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी है? जैसे मोबाइल इंडस्ट्री। अब अगर एक मोबाइल इंडस्ट्री है और मोबाइल इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हो, तुम एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, मोबाइल कंपनी की, और उसमें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा ही नहीं कर रहे, जबकि मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी चलती रहनी चाहिए, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है बॉस। ठीक है। या फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं और वो कभी भी डेड स्टॉक नहीं दिखाते, वो ये दिखा रहे हैं जितना माल हम बना रहे हैं सारा बिक जाता है। जबकि जो भी कंपनी ऐसी होती है ना जो एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट पे लॉन्च करती है, उनका हमेशा थोड़ा बहुत स्टॉक आउटडेटेड होता ही होता है। जो बना के रखा, मान लो 100 यूनिट बना के रखी है, सारा का सारा थोड़ी बिक जाएगा, चांसेस ये है ना कि बच जाएगा। और चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से या तो बिकेगा नहीं, या फिर बहुत ही सस्ते रेट पर बेचना होगा। बट अगर कंपनी करे हमारा तो सारा माल बिक गया, और जितने रेट पे बेचना चाहते उतने बिक गया, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है बॉस। ठीक बात है ना? रेलिवेंट रेगुलेटरी फैक्टर, रेगुलेटर कौन है आपका? ठीक है। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग का रेगुलेटर कौन होता है? आरबीआई। एनबीएफसी का रेगुलेटर कौन होता है? आरबीआई। इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन होता है? आईआरडीए। ठीक है। रेगुलेटरी फैक्टर। अप्लीकेबल एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपका क्या है? अब सभी इंडस्ट्री पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगे ऐसा जरूरी नहीं है ना बेटा। अगर आप एनबीएफसी हो तो एनबीएफसी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग होते हैं। ठीक है, ओके। लीगल एनवायरमेंट, आपके ऊपर कौन से लॉ अप्लाई होते हैं?
कानून, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, जैसे चेंज इन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट चेंज होगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनीज पे फर्क आता है नहीं आता? बिल्कुल आता है सर, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, रिसेशन, बूम एटसेट्रा। आप जैसे बारिश बहुत ज्यादा हुई है, बारिश कम हो, मौसम विभाग वाले ये कहते हैं कि इस बार मानसून अच्छा होगा तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, खेती बाड़ी अच्छी होगी तो मैं एक पेस्टिसाइड कंपनी हूं या खाद बीज वाली कंपनी हूं तो, और अगर मैं दिखा रहा हूं मेरी सेल पिछले साल के बराबर ही है या पिछले साल से कम हो गई तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है बॉस। जबकि जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ये क्या कहती है कि तुम्हारी सेल इस बार बढ़नी चाहिए थी। इस बार गवर्नमेंट ने, सॉरी कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पे बैन नहीं लगाया, और अगर करेक्टर कंपनी है और वो कहती है हमारा टर्नओवर तो उतना ही रहा था जितना पिछले साल था, झूठ बोल रही है। सही बात है ना, तो इन सब का फर्क पड़ता है बेटा, ठीक है। ओके, तो पहले पॉइंट में क्या देखना है, इंडस्ट्री कैसी है, और दूसरे में क्या देखना तुम कैसे हो, ऑपरेट कर रहे हो तुम, वो कैसा है। और एक एंटिटी तुम्हारा, तुम्हारे ऑपरेशंस क्या है, तुम क्या बेचते हो, तुम्हारा ओनरशिप, और फॉर एग्जांपल तुम प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, तुम होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, क्या हो, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट द कंपनी इज मेकिंग एंड प्लान टू मेक। जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि कंपनी कितनी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है, या कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट करके, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस एंटिटी। अगर कोई कंपनी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है तो उनकी तो स्पेशल है। फॉर एग्जांपल हमने कोई इंडस्ट्री बनाई है कि अब जैसे इंडिया में बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, तो भाई उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह वो ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद हाउ द एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड। एग्जांपल आप लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। ओके, इससे हमें ये पता लगा है, इन चारों चीजों से हमें क्या, ये 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 और ये, इन चारों चीजें से हमें ये पता लग जाएगा कि आपके यहां पर सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सी है। स्कोट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कोट, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बैंक, आप एक बैंक की ऑडिट पे जाते हो तो कौन सी इंडस्ट्री में फॉल करते हैं, पहले तो ये बताओ। बैंकिंग इंडस्ट्री। बताओ बैंकिंग इंडस्ट्री में रेगुलेटर कौन होता है, आरबीआई। आपके ऊपर कौन से स्पेशल लॉ अप्लाई होते हैं, आरबीआई एक्ट 1934। आपके ऊपर बैंकिंग 1949, ये आपके ऊपर स्पेशल एक्ट अप्लाई होंगे। अप्लीकेबल एफआरएफ में प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर मैं एक बैंक की ऑडिट पे जाता हूं तो वहां पर मुझे जरूर चेक करना होता है कि आपने एसेट की क्लासिफिकेशन, यानी कि जो आपने लोन दे रखे हैं उसे हम बैंक में क्या बोलते हैं, एसेट, उनसे पैसा रेगुलर बेसिस पे आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर टाइम टू टाइम पैसा नहीं आ रहा तो वो एसेट क्या कहलाती है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और उसके लिए एक सर्टेन परसेंटेज का प्रोविजन बनाना कंपलसरी होता है, ये आरबीआई कहता है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें तो आगे इंडस्ट्री में। उसके बाद मैं क्या पूछूंगा, भाई आपका, आप जो है आप ब्रांच हो, आप ब्रांच हो, जोनल ऑफिस हो, हेड ऑफिस हो, क्या हो, ब्रांच में भी बड़ी ब्रांच हो, ऑपरेशन में क्या हर बैंक हर तरह के लोन देता है। कुछ बैंक ऐसे जो व्हीकल लोन देते हैं, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो एजुकेशन लोन भी देते हैं, हाउस लोन भी देते हैं, होम लोन जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। तो भाई आप कितने तरह के लोन देते हो, लोन्स ऑफर्ड बाय बैंक, कितने आप लोन देते हो, ये आपके ऑपरेशन में आ गया, ठीक है।
अगर मैं स्पेशल बैंक हूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हूं, तो आपको मेजर पैसा कहां इन्वेस्ट करना होता है? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे। एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। हम एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट की रेगुलेशन क्या होंगी? ज्यादा अप्लाई होंगी। उसके बाद में आपकी कंपनी जो है उसको स्ट्रक्चर्ड कैसे है, मतलब आपकी आपकी सब्सिडरी कंपनी कौन है, आपकी आपके प्रमोटर कौन है। अब जैसे मान लीजिए आपकी होल्डिंग कंपनी है कोई, और आपकी 3 सब्सिडरी है, तो मुझे बताओ आपकी सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी, तो बेटा रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनमें गड़बड़ होने के चांसेस क्या होते हैं? तो मुझे ये पता लग जाएगा, जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी इनेबल्स द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड वेदर एंटिटी हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे आपकी सब्सिडरीज का होना, एग्जांपल आपकी सब्सिडरी का होना, उससे ये पता लग जाएगा कि कहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जैसे ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, एग्जांपल ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। रिस्क है, ओके। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कितने ओनर है आपके और कितने अदर बंदे हैं जो एंटिटी से रिलेटेड है, whether related party transaction have been identified and accounted appropriate AS18। अब जहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगी वहां पर AS18 सेक्शन 188 189 परफॉर्म होनी चाहिए। ये सारी चीजें चेक करनी है, यानी कि क्लाइंट के बिजनेस की इंफॉर्मेशन इसलिए लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। साथ में मुझे ये चेक करना है जो अकाउंटिंग एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसी आप जो यूज कर रहे हो, वो क्या होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। बिजनेस वेराई इन नेचर ना, तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए। ये नहीं कि सभी फॉलो कर रहे हैं तो मैं फॉलो करूं। बिजनेस अलग अलग होता है, बिजनेस वेराई इन नेचर अकॉर्डिंग टू साइज एंड ऑपरेशन, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। ठीक है, ऑडिटर शेल इवेल्युएट वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्रोप्रिएट, ठीक है, एज पर अप्लीकेबल अप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट विद अप्लीकेबल एफआरएम। फॉर एग्जांपल आप एक बैंक की ऑडिट करने गए हो, बैंक कहता है सर मैं तो एनपीए के ऊपर प्रोविजन बनाता ही नहीं। बनाना पड़ेगा भाई, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी सही नहीं है, अगर नहीं बना रहे हो तो बनाना होगा। एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है और स्ट्रेटजीज क्या है और रिलेटेड बिजनेस रिस्क क्या है, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले समझो कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्ट्रेटजीज क्या होती है और बिजनेस रिस्क क्या होता है। 3 बातें समझने वाली है। अच्छा, कोई बिजनेस अगर करूंगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा? प्रॉफिट कमाना। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, मुझे करना क्या है, व्हाट टू डू, ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का सबसे पहला काम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेट करना, बिजनेस को ऑब्जेक्टिव सेट करना। बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव तुमने बता दिया, हाँ, मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनाई जाती है? स्ट्रेटजीज, प्लानिंग। तो बिजनेस प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स, ताकि ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। ये भी ठीक है।
है, क्या वो 100% मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगी? नहीं। जहां ऑब्जेक्टिव होंगे वहां पर हमेशा एक रिस्क भी चलेगा कि अगर मेरे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए तो। अब ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है मैंने ऑब्जेक्ट हो सकता है मैंने स्ट्रेटजी सही ना बनाई हो सकता है मैंने स्ट्रेटजी सही बनाई हो बट मैं उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट ना कर पाया हूं। तो इस रिस्क को क्या बोलते हैं? रिस्क दैट ऑब्जेक्टिव मे नॉट बी इसे हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क बहुत ही वास्ट टर्म है। इसमें बिजनेस रिस्क के कई कंपोनेंट हैं। जैसे ऑपरेशनल रिस्क, जैसे मेरी मशीन खराब चलेगी तो माल ही नहीं बनेगा, माल ही नहीं बनेगा तो माल बिकेगा नहीं। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, मेरा माल किसी ने पसंद ही नहीं किया तो। ठीक है। कंप्लायंस रिस्क, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर एक्ट को फॉलो नहीं किया तो मेरे पर फाइन लग जाएगा और मुझे नुकसान हो जाएगा। लीगल रिस्क, लीगल रिस्क में चेंज इन लॉ, अगर लॉ में चेंज आ गया और मेरे प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया तो मैं क्या करूंगा? कई रिस्क होते हैं। तो बिजनेस रिस्क जो होता है वो तो ऑडिट करने आया हूं। ऑडिट रिस्क का बिजनेस रिस्क से क्या लेना देना है? ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? मेरी ओपिनियन क्या हो सकती है? गलत हो सकती है। कहता हाँ बिल्कुल सर, आपको बताते यही बताते हैं। कहता है बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? मेरा बिजनेस फेल हो सकता है, नुकसान हो सकता है बिजनेस में। अच्छा, मैनेजमेंट को क्यों अपॉइंट किया गया है? ताकि वो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बनाए और ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। अगर किसी वजह से बिजनेस में लॉस हो गया तो शेयर होल्डर मैनेजमेंट को रखेंगे या उसको बाहर निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे। मतलब मैनेजमेंट क्या है? इनएफिशिएंट है। तो बिजनेस रिस्क अगर अराइज हुआ तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर मेजर वजह क्या हो सकती है? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कभी स्टेटमेंट में लॉस दिखाया जाए। बिजनेस रिस्क का एक पार्ट किससे कनेक्टेड होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली मैनिपुलेट किया जाता है ताकि बिजनेस को प्रॉफिट में दिखाया जाए, बिजनेस को प्रॉफिट में दिखाया जाए। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का किससे लेना देना है? ऑडिट रिस्क से। कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो और मैं उसको डिटेक्ट ना कर पाऊं। मैनेजमेंट को पता है कि इस बार प्रॉफिट नहीं है, बट अगर हमने प्रॉफिट शो नहीं किया तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, या हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, या शेयर होल्डर में लात मार के बाहर निकाल देंगे। होगा ना? तो शेयर होल्डर मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके कंपनी को किसमें दिखाना है? प्रॉफिट में दिखाना है। ठीक है। अब इनको क्या पता नहीं है, ऑडिटर आएगा साल के एंड पे, वो तो 2 मिनट में बता देगा कि प्रॉफिट नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं? मैनिपुलेशन के साथ साथ फर्जी डॉक्यूमेंट भी अरेंज करके रखते हैं ताकि ऑडिटर आएगा मांगेगा डॉक्यूमेंट तो उसको दे देंगे। तो ये होता है। तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। यही चीज है। देखो अब क्या लिखा हुआ है। टू रिस्पॉन्ड टू बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट फ्लक्चुएट होता है। बिजनेस एसएम पढ़ी है क्या आपने? अभी एसएम पढ़नी है। बिजनेस एनवायरमेंट जो होता है ना वो डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। एंटिटी मैनेजमेंट डिफाइन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस एनवायरमेंट को देखते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अगर देखो बिजनेस एनवायरमेंट, दो आपने वर्ड, एक वर्ड पढ़ा होगा स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब जैसे कोविड टाइम में आपके अकॉर्डिंग जो बिजनेस एनवायरमेंट था, आपके अकॉर्डिंग वो बिजनेसमैन के फायदे में था, नुकसान के लिए था? नुकसान था, दुकान नहीं बंद हो गई थी, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया दुकानें बंद करो। तो वहां पर थ्रेट थी। अब उस टाइम पे कोई सोचे कि मैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा, हाइट पे लेके जाऊंगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव सही था क्या? नहीं। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव किसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। एनवायरमेंट के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। फिर स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। स्ट्रेटजीज आर अप्रोचेस बाय विच मैनेजमेंट इंटेंड्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं एज पर एनवायरमेंट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी जो है परमानेंट होती है क्या आपके अकॉर्डिंग? नहीं, मे चेंज ओवर टाइम।
बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसे ही चेंज आएगा ऑब्जेक्टिव में चेंज आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में चेंज आ जाएगा तो स्ट्रेटजी में भी कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज लाना पड़ेगा। ठीक बात है। बिजनेस रिस्क एक नई टर्म आई, ये ब्रॉडर है देन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। स्टेटमेंट और बिजनेस रिस्क का क्या लेना देना है, कहता है कोई बहुत लेना देना है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इतना सा है, बिजनेस रिस्क कितनी बड़ी चीज है। बिजनेस रिस्क इज वाइडर टर्म देन रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके अंदर इंक्लूड होता है फाइनेंशियल रिस्क। ठीक बात है। जब मैं अंडरस्टैंडिंग लेता हूं बिजनेस रिस्क की, ठीक है, तो आपको ये है कि कौन कौन सा ऐसा रिस्क है जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से लिंक्ड है। क्या मतलब, इसका मतलब ये है मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिस्क इवेंचुअली हैव फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस होती है। माल बनाया नहीं बिका तो बताओ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस आएगी या नहीं आएगी, आएगी। तो शेयर होल्डर क्या मैनेजमेंट की कॉलर नहीं पकड़ेगी कितना माल बनाया क्यों भाई, जब बिका ही नहीं तो पूछेंगे ना, उनकी इनएफिशिएंसी दिखेगी। तो कहते हैं काम करो दिखा दो माल बिक गया, फिर दिखा देंगे पार्टी से पैसा नहीं आया, फेक सेल दिखा दो। ठीक है, ऐसा होता है। देयरफॉर द इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनका इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। यानी कि बिजनेस रिस्क एक वाइडर टर्म है, इसको कुछ ऐसे समझो, ये बिजनेस रिस्क है, इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट जो है इसका इंपैक्ट किस पे आएगा, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, ऑडिटर को इसी को पकड़ना है कि आपके बिजनेस का रिस्क का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर डज नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई असेस ऑल बिजनेस रिस्क ना, सारे नहीं, सिर्फ कौन सा बोलो, सिर्फ कौन सा रिस्क लिखना है जिसका इंपैक्ट किसके ऊपर हो, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे काम का ये है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई कि मेरे को बिजनेस रिस्क को करना है। ठीक है, हमें रिव्यू करना चाहिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, ये ऐसे 315 में बता रहा है। इंडस्ट्री को देखना है, फिर एंटिटी को देखना है, फिर उनके अकाउंटिंग पॉलिसी को देखना है, फिर आपको उनके बिजनेस रिस्क के उस पार्ट को देखना है जिसका इंपैक्ट किस पे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो। आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करना चाहिए। कहते समझ में नहीं आया, समझो। अच्छा, ये फाइनेंस परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, कभी सुना है वर्ड? ये मेरा टारगेट है, जैसे मेरी सेल का टारगेट, ये सेल टारगेट है। सपोज करो मैंने सेल टारगेट सेट किया 200 करोड़ का, किसको दिया सेल टारगेट, सेल्स मैनेजर को। इस साल अपने को 200 करोड़ की सेल अचीव करनी है, ठीक है। और ये सेल्स मैनेजर, और सेल मैनेजर को क्या कहा, 200 करोड़ की सेल अचीव हो गई तो तुम्हें 1% का कमीशन मिलेगा या इंसेंटिव मिलेगा 1%। 200 करोड़ की सेल में 1% में तो कितना होगा, 2 करोड़। ऐसा भी हो सकता है इंसेंटिव ना मिले, बट अगर मैंने ये टारगेट अचीव नहीं किया इसका मतलब मैं एफिशिएंट नहीं हूं। हो सकता है मेरे को सैलरी अप्रेजल ना मिले, प्रमोशन ना मिले, हो सकता है मुझे जॉब से ही बाहर निकाल दे। हाँ, ये सेल मैनेजर है। मार्च एंड तक हमें 200, ठीक है, बट नोट किया इसने कि भाई जैन एंड आ गया है या फरवरी एंड आ गया है, एक्चुअल सेल हमारी कितनी है, 120 करोड़ है। और हम कितना भी जोर लगा ले, मार्च एंड तक हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सपोज करो ये जैन एंड आ गया है, और अब बताओ जब इसको पता है कि गैप मोटा रह गया, नहीं कर पाऊंगा अचीव, मोटा गैप आ जाएगा,
तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बात उठेगी, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, सैलरी अप्रेजल नहीं मिलेगा, हो सकता है जॉब से ही बाहर निकाल दे। तो अब इसके ऊपर एक प्रेशर आ गया। क्या प्रेशर? अपनी जॉब बचाने के लिए या इंसेंटिव के लालच में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर सेल को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मुझे अगर ये सेल को मैनिपुलेट मैंने अगर सेल को मैनिपुलेट करके 150 करोड़ या 160 करोड़ नहीं होगा, ये इसने मैनिपुलेशन कर दी। अब बताओ मैनिपुलेशन क्यों करी इसने? थैंक यू दीदी। आई बात समझ में? अब ये साइड वाला पढ़ो। क्या कहता है ये? परफॉर्मेंस जो है, मेजर जो होते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी एक्टिविटी कितनी इफेक्टिव रही। परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्रिएट प्रेशर, इससे प्रेशर क्रिएट होता है। अगर तुम 200 करोड़ की परचेज करोगे तो हम ये मान लेंगे तुम्हारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, और कहता है सर अगर 200 करोड़ से कम हो तो इसका मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस में कमी है। और अगर किसी के परफॉर्मेंस में कमी है ये सामने आ गया तो हो सकता है उसको बाहर निकाल दिया जाए। दीज प्रेशर, ये जो प्रेशर है, अब आपके ऊपर प्रेशर क्यों डाला गया है कि 200 करोड़ करनी है अपने को, में मोटिवेट मैनेजमेंट, ये मोटिवेट करती है आपको कि एक्स्ट्रा एफर्ट करो। अगर तुम्हें ये पता है कि 120 करोड़ ही हुआ है, 80 करोड़ का गैप बाकी है, 2 महीने में 80 करोड़ पूरा नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करो भाई। ये मोटिवेट करता है बंदे को। और कई बार क्या करता है, बोलो, ये मोटिवेट करने के बजाय ये सामने वाले बंदे को किस चीज के लिए प्रेशराइज करता है? मैन्युपुलेशन के लिए। मे मोटिवेट द मैनेजमेंट टू टेक एक्शन टू इंप्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस और मिसस्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिसस्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है? अब देखो होता है तो टीचर कहता है बेटा कम से कम 80% नंबर लेके आओ, और बच्चे के ऊपर क्या बनता है? इससे प्रेशर बनता है कि अगर 80% से कम आ रहे ना तो बेटा देखो मेहनत नहीं करी तुमने। और टीचर उसके ऊपर क्या लिख देता है? नीड इंप्रूवमेंट, नीड इंप्रूवमेंट। अब मान लो वही टेस्ट वो घर लेके जाए और माँ बाप चेक करे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा जो है उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो बच्चे को क्या लगता है? माँ बाप घूमने फिरने नहीं देंगे, जेब खर्ची नहीं देंगे, डांटेंगे, तो या तो वो और मेहनत करेगा। और कई बार प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो टेस्ट को क्या करने लगता है? नकल मारेगा टेस्ट में, या खुद ही नंबर क्या कर देगा? ऐड कर देगा। ऐसे करते हैं ना बच्चे, वो इसीलिए करते हैं। ओके, तो ऑडिटर क्या करता है? कंसीडरिंग इस तरह के प्रेशर टू अचीव परफॉर्मेंस टारगेट मे रिजल्ट इन मैनेजमेंट एक्शन दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। ये नॉर्मली क्या होता है? ड्यू टू फ्रॉड। आगे बात समझ में? तो मैं जब आपकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेता हूं, मैं कहता हूं सर सेल के ऊपर इंसेंटिव का आपका क्या रहता है क्राइटेरिया? कहता है सर जितना ज्यादा ये सेल करते हैं ना उतना इंसेंटिव देते हैं। इसका मतलब मैंने सेल्स डिपार्टमेंट इंसेंटिव के चक्कर में सेल को क्या कर सकता है? मैनिपुलेट कर सकता है। तो ऑडिटर चेक जरूर करेगा कि तुमने साल के एंड पे कहीं फालतू की सेल तो नहीं दिखा दी। तो बिल को बड़े ध्यान से चेक किया जाएगा, डायरेक्ट कंफर्मेशन की जाएगी, सारा काम करके देखूंगा मैं। ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया? ओके, तो बेसिकली 5 चीजें चेक करने के लिए कहा तुम्हें। इंडस्ट्री, एंटिटी, अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके बाद बिजनेस रिस्क और परफॉर्मेंस मेजरमेंट। 5 चीजें आपको चेक करनी चाहिए। इससे आपको यह पता लग जाएगा कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है। वही हमारा टारगेट था। क्या ये वन टाइम प्रोसेस है? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि बिजनेस वेराई इन नेचर, इंडस्ट्रियल फैक्टर क्या होते हैं? चेंज होते हैं। बिजनेस एंटिटी में भी क्या आते हैं? चेंज आते हैं। इन्वेस्टमेंट में, ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में चेंज आएंगे। ठीक है? बिजनेस, उसके बाद बिजनेस रिस्क में क्या आता है? चेंज आता है। ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, स्ट्रेटजी चेंज होती है। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या आता है? चेंज आता है। और
परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी क्या आता है, चेंज आता है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए बताओ? इट इज अ continuous and dynamic process of gathering, updating and analyzing information through the audit. ओके, ये हो गया नोट। थर्ड यूनिट भी अपनी कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नोट्स में भी करवा रखा है। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है? इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइन्ड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट। इसमें एक वर्ड और आ गया, टीसीडब्ल्यूजी, दो चार्ज विद गवर्नेंस। टॉप मैनेजमेंट को दो चार्ज विद गवर्नेंस बोलते हैं बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर किसी पावर को डेलीगेट कर रखा है तो जैसे फाइनेंशियल मैनेजर को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। ओके, अपन एक बार मैनेजमेंट वर्ड पकड़ते हैं, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? टू प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? एक अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, एक भरोसा दिलाता है। क्या? अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्ट, कि एंटिटी के जो ऑब्जेक्टिव है किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं वो रिलायबल है, हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, हमारी एसेट सेफ है, और कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। हमारी एंटिटी कंप्लाई कर रही है लॉ एंड रेगुलेशंस को। ओके, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वेराई, ये वेराई करता है एंटिटी की साइज पर और कॉम्प्लेक्सिटी पर। नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी हो, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अब देखो, इसको मैंने नोट्स में तो बनवा ही रखा है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? ये पॉलिसीज होती हैं, इनको आप प्रोसीजर्स बोल सकते हो, इनको हम प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, प्रैक्टिसेस। क्या किसने बनाई है? ये डिजाइन्ड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय बाय मैनेजमेंट। किस लिए? फॉर द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, कंप्लायंस ऑफ लॉ, safeguard of assets। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, ओके। ये लाइन सब में आई पहली वाली। ये पॉलिसीज होती हैं, प्रैक्टिस होती हैं, प्रोसीजर होता है। मैं इसको समझाता हूँ। हमारी एंटिटी की एक पॉलिसी है, हम उधार माल नहीं बेचेंगे भाई। होते हैं ना कई दुकानदार बाहर लिखते हैं, आज नकद कल उधार। ठीक है, इस तरह की चीजें आती हैं। क्या ये क्या है उस दुकानदार की? ये उस दुकानदार की पॉलिसी है, ये उस दुकानदार का प्रोसीजर है जी, ये उस दुकानदार की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब मैं ऐसे करता हूँ, इसे बोलते हैं मैं ऐसे काम करने का तरीका। ये मेरी प्रैक्टिस है जी, मैं उधार नहीं बेचता। अब किसी ने कहा कि उधार क्यों नहीं बेचते, आपने ये पॉलिसी क्यों डिजाइन कर रखी है? कहता भाई मैंने किसी को उधार माल दिया, आएगा ही नहीं पैसा देने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा है जी। जिस जिसको उधार देता हूँ माल माल ले जाता है, बाद में आता ही नहीं है। पहली बात तो पैसा गया, दूसरी बात कस्टमर भी गया क्योंकि दोबारा आएगा ही नहीं मेरे पास में। तो मेरा तो प्रोसीजर बड़ा खराब रहा है जी, मतलब मेरी जो पास्ट प्रैक्टिस रही है ना बड़ी खराब रही है। जिस जिसको उधार माल दिया पैसा डूबा है। तो ये हमारी पॉलिसी है, हम तो उधार माल देते ही नहीं। एक दुकानदार जो है वो उधार माल देता है, बताओ, वेराई कर रहा है। देखो, वेराई अकॉर्डिंग टू एंटिटी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी।
अब बताओ किसके पास कस्टमर ज्यादा जाते होंगे आपके अकॉर्डिंग, बताओ बेटा। जिसके पास उधार माल बिकता है। अब वो कहता है वो उधार बेचता है, उसको डर नहीं है। वो कहता है भाई अंधाधुंध उधार बांटोगे तो ऐसे ही पैसा डूबेगा। मैं हमारे यहाँ पर पॉलिसी क्या है, क्रेडिट पॉलिसी। हमने अपने कस्टमर को क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है। जो कस्टमर नया है, अभी अभी आया, उसको 1 रुपए का भी उधार माल नहीं देते जी। नया है भाई, उस पर भरोसा नहीं है। जो कस्टमर पुराने, पहली बात तो कस्टमर क्या होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। नंबर 2, उसी कस्टमर को उधार माल देता हूं जो फाइन। मान लो कोई कस्टमर पुराना है बट पता है छोटा दुकानदार है, भाई पैसा आना मुश्किल है, कल को माल नहीं बिका, कहां से चुकाएगा पैसा। बड़ा दुकानदार है, माल आ जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तीसरा, उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसको जब जब उधार माल दिया वो देने आया है पैसे। जो वो ड्यू डेट देता है ना कि 1 महीने पैसे दूंगा, 1 महीने पैसे देता है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन ऊपर नीचे होता है। अगर कोई कहता है आज पैसे दूंगा, कल पैसे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, अगली बार से उसको उधार माल नहीं देंगे। तो हम कस्टमर की औकात के हिसाब से उसकी एक लिमिट सेट कर देते हैं। किसी को हम 1 करोड़ का माल भी उधार देते हैं। डिपेंड करता है सर कस्टमर कितना पुराना है, फाइनेंशियली कितना साउंड है, और पास्ट में हमारे पास उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। वाह यार, ये उसकी पॉलिसी है। बताओ ये पॉलिसी उसने क्यों डिजाइन की, क्यों इंप्लीमेंट की, क्यों मेंटेन की, ताकि हमारी एसेट्स क्या रहे, सेफ, पैसा सेफ रहे, डेटर। सही बात है ना। ओके। हमने ये देखा कि आपके यहाँ पर स्टॉक बहुत ज्यादा रहता है। हमने कहा सर आपके यहाँ पर स्टॉक बहुत ज्यादा है, कल को कोई चुरा ले गया तो पॉइंट है। स्टॉक ज्यादा है हमारा, चुरा सकता है। इसलिए ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा प्रोसीजर है, या प्रैक्टिस है क्या, हम हर महीने स्टॉक को क्या करते हैं, फिजिकली काउंट करते हैं। और अगर तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि आपके स्टोर में से कोई बंदा पैसा सामान उठा के ना ले जाए, स्टोर कीपर की जिम्मेदारी है। और कहता है सर रात को अगर चोरी हो जाए तो सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं बाहर। अगर ताला लग चुका है तो ताला लगने के बाद अगर कोई बंदा आएगा तो उसमें स्टोर कीपर का कोई दोष नहीं है, फिर स्टोर कीपर की सैलरी नहीं जाएगी। तो ये हमारी पॉलिसीज है जी। ये तो बढ़िया पॉलिसी है। तो ये किस लिए बनाया, ताकि हमारी एसेट्स क्या रहे, सेफ रहे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं जीएसटी की रिटर्न टाइम पे ना भरूं तो पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी। इनकम टैक्स रिटर्न टाइम फिर पेनल्टी लगेगी। हाँ। तो कहता है सर इससे कैसे बचते हो, कंप्लायंस ऑफ लॉ होता रहे। कहता है सर जो ड्यू डेट है ना, कौन भरेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर भरेगा। ठीक है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला मैनेजर ये इंश्योर भी करेगा कि सारी रिटर्न टाइम पे नहीं भरी तो उसकी सैलरी कटेगी। ये हमारी पॉलिसी है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है, रिटर्न नहीं भरी जा रही है, किसी वजह से नहीं भरी जा रही है, कम से कम 5 दिन पहले मेल डालेगा किसको, डायरेक्टर को, किस बार ये इश्यू है, हम रिटर्न लेट भरेंगे। अगर वो मेल नहीं डाल रहा है और उसके बाद अगर रिटर्न लेट होगी तो हम उसका क्या करेंगे, पैसा काट लेंगे। कई स्टाफ वाले क्या करते हैं, जैसे इंप्लॉइज अगर 15 मिनट लेट आएंगे तो 1000 रुपये काट लो उसके। स्टूडेंट अगर लेट आया तो फाइन लगा दो। तो वो पॉलिसी है किस लिए, ताकि वो कंप्लायंस करे लॉ का। कोई बंदा कंप्लायंस ऑफ लॉ तभी करता है ना जब उसके ऊपर फाइन का डर हो। ठीक है। हमने कहा कि सर आपकी जो मशीन है, अगर उसमें से कोई मशीन खराब हो जाए तो, अब जैसे डिवाइस है जिसपे मैं लिख रहा हूं, अगर आज ये काम नहीं कर रहा, खराब हो गया, तो क्लास की छुट्टी हो जाएगी बेटा। और ये कब ठीक होके आएगा पता नहीं। तो जब तक ठीक नहीं हो गया तब तक क्लास की छुट्टी रहेगी। तो ये तो बड़ा खतरनाक बात है, मेरा ऑपरेशन क्या हो गया, बीच में होल्ड हो गया, रुक गया, तो फिर क्या करना चाहिए। ऐसे ऐसे हमारे पास 2-3 डिवाइस है। हमेशा 1-2 डिवाइस हम एक्स्ट्रा रखते हैं कि बाई चांस अगर एक डिवाइस खराब हो गया तो दूसरा डिवाइस इमीडिएटली स्टार्ट कर दो, इसको रिपेयरिंग के लिए भेज दो। रिपेयरिंग होके आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आया नया खरीद लेंगे, बट हमारी क्लास बीच में डिस्टर्ब नहीं होगी। ये है एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, बैकअप। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। हो सकता है बिजनेस अगर छोटा हो, वो कहता है यार डिवाइस इतना महंगा है, मैं कहां से एक्स्ट्रा रखूं। तुम मत रखो भाई, तुम फिर रिस्क ले रहे हो। ठीक है। ये सब चीजें करता है मैनेजमेंट। क्या सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यानी कि पॉलिसीज बनाने से काम चल जाएगा, भाई इंप्लीमेंट भी करना होता है। और अभी क्या में क्या आता है, चेंज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिसीज में क्या करना होता है, चेंज लाना पड़ता है। इसे बोलते हैं मेंटेन करना।
अगर कहीं आपको ये फील हो कि आपकी पॉलिसीज में कमी है, तो उन कमी को आइडेंटिफाई करके उसको दूर करना भी मैनेजमेंट का काम है। ये सारा काम मैनेजमेंट का होता है। ठीक बात है ना? आपको नोट्स में ये बताया कि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, बट क्या 100% गारंटी है? अब जैसे माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है किसी बच्चे के, सर आपने कहा आपने ऐसा एक डिवाइस और रख रखा है, हाँ, वो भी खराब हो गया तो? मैं कहता हूँ दो रख रखे बेटा, वो भी खराब हो गया तो? पॉइंट। चांसेस क्या है? कम है कि तीनों ही डिवाइस एक साथ खराब हो गए, बट चांसेस है, रेयर है, बट है। तो मैं कहता हूं बेटा फिर क्या करना चाहिए? सर चार पांच रख लो, और मैं चारों पांचों खराब हो गए तो? ऐसा हो? आपने क्रेडिट पॉलिसी बना रखी है, हम उसी कस्टमर को माल उधार देते हैं जिनको हम अच्छे जानते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जिनके साथ पास बड़ा अच्छा रहा है। बट सर किसी बंदे के अंदर झांक के तो नहीं देख सकते, जब उसकी मोटी उधार हो जाए, क्या पता वो भी फेल हो जाए पार्टी। अभी आपने सोने और चांदी में एकदम से उछाल आया, और इस साल तो ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी के मन में क्या हो गया, मेरे कुछ नोन भी थे, कुछ रिलेटिव भी थे, उन्होंने कहा कि सोना और चांदी का हमने तो भाई सब कुछ बेच के ना सोना चांदी में लगा दिया। पोर्टफोलियो था उनके पास, शेयर शेयर मार्केट सारा बेच के तो हमने सोना और चांदी खरीद ली भाई, बढ़ती जा रही है। मैं कहा भाई सारा पैसा कभी भी एक जगह पर नहीं लगाना चाहिए, आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हो, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो रिस्क बढ़ा रहे हो। वो कहता नहीं भाई, दिवाली से पहले चांदी गिर ही नहीं सकती, दिवाली के जस्ट बाद बेच, दिवाली वाले दिन ही बेच देंगे। भाई जो आप सोच रहे हो ना, वैसा हर कोई सोच रहा है। ठीक है भाई, उन्होंने ब्लैक में मार्केट से चांदी उठाई। अगर मार्केट में रेट चांदी का, सॉरी ऑनलाइन चांदी का रेट 1.65 दिखा रहे हैं, 1,65,000, 30,000 रुपए की ब्लैक थी बेटा। हाजिर चांदी मतलब डिलीवरी वाली जो चांदी है, 1.95 लाख की मिल रही थी, उन्होंने वो भी खरीद के स्टॉक कर ली। और अब देखो, सोना और चांदी दोनों डाउन है, चांदी सबसे ज्यादा टूटी है। ठीक है, हिसार की एक जानी मानी पार्टी जो है 35 करोड़ के नीचे आ गई, 35 करोड़, और उसके पास है नहीं 35 करोड़ रुपए। सौदे उसने मोटे उठा लिए, डब्बा ट्रेडिंग जिसको अपन बोलते कच्चे में, और पैसे थे नहीं, अब लग गए पैसे, है ना? हर कोई अपने आप में समझदार होता है। तो ये कहते हैं कि आप कैसी भी पॉलिसीज बना लो, ठीक है, ये सिर्फ आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं। ये आपको रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। भाई दिन का किसी को नहीं पता होता, किस्मत का किसी को नहीं पता होता, भगवान क्या करने वाला है किसी को नहीं पता होता। ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस कभी नहीं प्रोवाइड कर सकते। मतलब क्या होता है 100% अश्योरेंस? 100% अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ठीक है, ड्यू टू, क्यों नहीं प्रोवाइड की जा सकती? ड्यू टू, ड्यू टू सम लिमिटेशन। कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ हद होती है, जिसके कारण ये कहता है कि आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इसकी मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे देता हूं, काफी हद तक अश्योरेंस दे देता हूं, बट एब्सोल्यूट अश्योरेंस कभी नहीं दे सकता। अच्छा, अब ये इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, ये दे रखी है अगले पेज पर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले, इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टिव क्यों ना हो, कितना इफेक्टिव क्यों ना हो, इट कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल अश्योरेंस कि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। ठीक है, ये कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, रियलिटी ये है, ह्यूमन जजमेंट जो होती है डिसीजन मेकिंग में, वो फॉल्टी हो सकती है।
जिसके कारण इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या आ सकता है, ब्रेकडाउन, ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। आदमी गलती तो कर सकता है ना, ऐसे किसी को नहीं रोका जा सकता, ठीक बात है। हम किसी भी पॉलिसीज को सही ढंग से तब तक फॉलो नहीं करते जब तक उसका पर्पज ना पता हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, आप जैसे मोबाइल चार्ज करो, आपके बाजू में पड़ा है मोबाइल, जबकि मोबाइल की जो यूजर मैनुअल आती है ना, तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि मोबाइल चार्ज करते हो मोबाइल के पास ना बैठे। अब बताओ ऐसा क्यों लिखा होता है? इसमें लिथियम बैटरी होती है, लिथियम बैटरी कई बार ओवरचार्ज होकर ब्लास्ट हो सकती है, बट ये सिर्फ आप नहीं, कोई भी फॉलो नहीं करता। कई बंदे तो फोन चार्ज करते हो, बात भी करते हैं, गेम भी खेलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके साथ ये इंसिडेंस हुआ ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि ये पॉलिसी क्यों बनाई हुई है कंपनी ने कि चार्ज करते हो मोबाइल को ऑपरेट ना करें। उनको समझ में नहीं आता कि ये पॉलिसी क्यों बनाई हुई है, ठीक है ना। जब तक हमें यही ना पता हो, अब मान लो किसी दिन मोबाइल आपने देख लिया ब्लास्ट होते हुए, उसके बाद आप कभी यूज नहीं करोगे, पॉइंट है ना। हाँ, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल may not be effective where purpose of internal, हमें पर्पज ही नहीं पता क्यों बनाया गया ये, हम उसको फॉर्मेलिटी के तौर पे ले रहे हैं, मतलब उस पॉलिसी को क्या ले रहे हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पे ले रहे हैं, ठीक बात है ना। ओके, और उसके बाद में जब तक ऐसा होगा आप एप्रोप्रिएट एक्शन ही नहीं लोगे, ये पॉइंट क्लियर। तीसरा, कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉय, नोट्स में बताया था, जो स्टोर संभालता है, जो सेल करेगा, जो कैश कलेक्ट करेगा और जो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, हमने चारों बंदे अलग अलग कर रखे हैं, तो कंट्रोल हो गया बाईपास, कुछ नहीं हो सकता। कंट्रोल कैन बी सर्क्यूमवेंटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्क्यूमवेंटेड? ब्रीच, बाईपास, ब्रीच करना, बाईपास करना। जजमेंट बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हर एरिया के लिए पॉलिसी नहीं बनाती, मैनेजमेंट को जो एरिया रिस्की लगता है उस पर पॉलिसी बना सकते हैं। हो सकता है मैनेजमेंट को एक एरिया रिस्की ना लगता हो जबकि वो एक्चुअल में रिस्की हो, मैनेजमेंट की जजमेंट में मैनेजमेंट को क्या नजर नहीं आ रहा, रिस्की नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैनेजमेंट ने वहां पर पॉलिसी नहीं बनाई, पॉइंट। इन डिजाइनिंग कंट्रोल मैनेजमेंट मेक जजमेंट, मुझे कहां कंट्रोल बनाना चाहिए, कहां नहीं बनाना चाहिए, कहां पर कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, मैनेजमेंट डिसाइड करती है। हाँ, हो सकता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो रिस्क को एज्यूम करते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिस्क, कितना रिस्क है, रिस्क कम है तो हो सकता है मैं उसके लिए पॉलिसी ना बनाऊं, रिस्क ज्यादा है तो, अब जैसे मेरे बिजनेस में उधार माल जाता नहीं, रेयर बात है कोई उधार देना हो, तो क्यों बनानी है पॉलिसी? एक है कि मेरे बिजनेस में दिन में 10 कस्टमर में 3 या 4 कस्टमर उधार मांगने आते हैं, तो फिर पॉलिसी बनानी चाहिए। बट सर अगर मेरा जितना माल बनाता हूं मैं सारा बिक जाता है, तो क्यों उधार माल बेचना है? सर मेरा माल बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है ताकि मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाए, कम हो जाए, अब उस माल को बेचने का प्रेशर है, तो आपको उधार माल भी फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिजनेस की नीड और आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, यहाँ पर एज्यूम का मतलब एक्सेप्ट करना भी होता है, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो। हर किसी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई कहता है बिजनेस तभी तो रिटर्न आएगा, उधार माल ज्यादा फेंक ले जा यार, ले जा, उधार ज्यादा दे दी किस लिए, ताकि सेल ज्यादा हो जाए, और कहता है वो ज्यादा पैसा डूब गया, तो कहता है रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, अगर मैं उधार माल नहीं बेचूंगा तो सेल ज्यादा होगी नहीं। हाँ, तो डिपेंड करता है सर, मैनेजमेंट की जजमेंट है ये। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव नहीं होता, स्मॉल एंटिटी में बंदे कम होते हैं, इसलिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज या इनकम्पेटिबल फंक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि सबसे पावरफुल टूल होता है कि काम को अलग अलग बंदों में बांट दो ताकि एक बंदा अगर गड़बड़ करे तो दूसरा बंदा उसे डिटेक्ट कर ले, ठीक है। ओनर मैनेजमेंट सेम बंदे होते हैं, जो मालिक है वही मैनेजमेंट में है, ठीक है। तो यहां पर
मैं ही मालिक और मैं ही काम चला रहा हूं, तो मैं ही गलती करूंगा तो मुझे कौन रोकने वाला है? ठीक बात है ना? मैनेजमेंट में ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मैनेजमेंट कंट्रोल किसके लिए बना रहा है? दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है? मैनेजमेंट में ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ओके। ये 6 बताया। आपने क्या कहा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जिसके कारण कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं आ सकती। सबसे पहले तो समझना, स्मॉल एंटिटी में कभी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जो ओनर है वही मैनेजर है। इसमें ज्यादा बंदे ही नहीं है, तो अगर मैं गड़बड़ करूंगा तो मुझे कौन रोकने वाला है? यहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो ही नहीं सकती, उसके लिए ज्यादा बंदे चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट में ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जानबूझ के वीक बनाए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। मैनेजमेंट एज्यूम्स मोर रिस्क। मैनेजमेंट जो ज्यादा रिस्क लेना चाहती है, इसलिए वहां पर पॉलिसीज नहीं बना रही। पॉलिसी का खर्चा आता है बेटा, तो मैनेजमेंट ज्यादा रिस्क ले रही है, या उसे लग रहा है कि ये एरिया क्या नहीं है, रिस्की नहीं है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पज। पर्पज ही नहीं पता बंदे को कि कंट्रोल का पर्पज क्या है, इसलिए वो उसके लिए सीरियस नहीं होता। कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉय, और ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन एरर, पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर। ये कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जो ये कहता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता बेटा। पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक वास्ट टर्म है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब मैंने क्या बताया? पॉलिसीज। बेटा क्या पॉलिसीज फाइनेंशियल एरिया के लिए बनती है, नॉन फाइनेंशियल के लिए बनती होगी? दोनों के लिए। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फाइनेंशियल एरिया के लिए भी बनता है और नॉन फाइनेंशियल एरिया के लिए भी बनता है। आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। अब इस वाले पॉइंट को पढ़ो। सेम तो है या कोई फर्क दिख रहा है? क्या फर्क दिख रहा है? एक ही फर्क दिख रहा है, ये देखो। तो अगर मैं ये एक्स्ट्रा लाइन लिख दूं तो ये बन गया इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, क्योंकि फ्रॉड ना हो जाए फाइनेंशियल एरियाज में, या फिर फ्रॉड अगर हो जाए तो उसको डिटेक्ट करके करेक्ट कर दिया जाए। ये अगर मैंने डाल दी लाइन तो ये बन गया फाइनेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन, नहीं तो ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये खत्म। पॉइंट क्लियर हो गया? काफी है?